जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका मिश्रा और टॉक विद प्रियंका मिश्रा के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के लोकसभा चुनाव में एक पार्टी की एंट्री होती है और इसके जो युवा लड़ाके होते हैं वो लगभग 8 लाख वोट समेट लेते हैं। अब वो बड़ी पार्टी चुनावी जो गणित है उसका विश्लेषण करने में लगी है कि किसके वोट में सिंधवारी हुई है। और इस पार्टी का नेतृत्व करने वाला युवा चेहरा कमर में गमछा बांधकर गाड़ी के बोनट पर चढ़कर लोगों को संबोधित करता है। झारखंड की अस्मिता, झारखंड की माटी, अस्तित्व, रोजगार की बात करता है। राजनीति के तौर तरीके, लूट खसोट की बात करता है। मेरे इन चंद लाइनों से आप समझ गए होंगे कि मैं झारखंड के किस छुआ की बात कर रही हूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं जयराम महतो की। लोकसभा चुनाव के बाद आज मेरी इनसे मुलाकात हुई है और हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम इनसे बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, इनके राजनीतिक सफर के बारे में, कैसा रहा इनका जो चुनाव का सफर था वो और आने वाला चुनाव का सफर, तमाम मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी धन्यवाद मैम, आपका। जयराम जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव कैसा रहा, इसका अनुभव कैसा रहा? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा लोकसभा चुनाव का, क्योंकि चुनाव लड़ना, इस उम्र में आके चुनाव लड़ना, अभी एक नहीं 8-8 सीटों पे चुनाव लड़ना, ये किसी ड्रीम से कम नहीं था और बहुत चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग चुनाव इतना था कि मतलब एक गजब का मेंटली प्रेशर था हम लोग के पास। खासकर मैं जिस सीट से चुनाव लड़ रहा था, वहां जब तक ये हम लोग श्योर नहीं हो गए कि हम चुनाव के मैदान में हैं, तब तक एक गांव में लोगों ने बहुत जगह खाना पीना त्याग दिया था कि अब हम क्या करेंगे, हम किसको वोट करेंगे। मेरा नेता हारे या जीते मैटर नहीं करता है, लेकिन सुन रहे उसका नॉमिनेशन ही रद्द होने वाला है। एक ट्रेजेडी में हम लोग पूरे चुनाव के दौरान घटित हुआ। 1 तारीख से वो शुरुआत होती है और जब तक 9 तारीख को हम लोग का सिंबल क्लियर नहीं हो जाता है कि गैस सिलेंडर छाप मेरा सिंबल है, तब तक सस्पेंस रहता है। उसके बाद भी सस्पेंस रहता है, हस्ताक्षर को लेकर सस्पेंस होता है कि वहां आपको नहीं जाना है, जाने से फिर अरेस्टिंग होगा, अरेस्टिंग होंगे तो फिर आप चुनाव के कैंपेन में ही नहीं दिखेंगे और नहीं दिखेंगे तो चुनाव में वोट भी नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर एक गजब का माहौल रहा, गजब की साजिशें रही, गजब का षड्यंत्र रहा। उसके बावजूद हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग 8 लाख वोट गेन करते हैं। मैं खुद अपनी कंस्टिट्यूंसी से 3,47,000 वोट गेन करके आता हूं। ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक सकारात्मक संदेश है। सकारात्मक संदेश इसलिए है कि अभी राजनीति का मतलब था परिवारवाद, राजनीति का मतलब बड़े बड़े चेहरे, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल गॉडफादर उसके पीछे खड़ा हो, बड़ा बड़ा अटैचियां, बहुत खर्चा, तब जाके चुनाव में कोई भाग लेता है। जीतना तो अलग बात है, जो लोग हारते भी हो करोड़ रुपए हारते हैं, और उस परिस्थिति में आप चुनाव लड़ते हैं। और एक नया लड़का, 29 साल का लड़का, आज 1 साल हो रहा है हम लोग का अनाउंसमेंट का, आज 18 जून है जब हम आपको बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी 1 साल से भी कम समय में हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ना हम लोग का सिंबल मिल पाया है, ना हम लोग के पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो पाया है, और तो जो हमारे 8 प्रत्याशी, 8 का अलग अलग सिंबल, बहुत बड़ा दुविधा था। जैसे रांची के प्रत्याशी का सिंबल 24 नंबर में है, आधे लोग तो खोज नहीं पाए, मेरा सिंबल 12 में है। सब ये मान के चल रहे थे कि निर्दलीय है, निर्दलीय उम्मीदवार तो है ही, लेकिन वहां दुविधा कहां हुई। जैसे मान के चलिए अगर गांव की कोई बुजुर्ग महिला गई है वोट करने, वो 12 नंबर आते आते पीछे से कोई टोक दिया कि माँ जी जल्दी कीजिए, तब वो कहीं दबा दी। तो उस परिस्थिति में ना कोई सिंबल, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, और 8 का 8 प्रकार का सिंबल, और हम लोग चुनाव में फाइट करते हैं, बिना किसी धन का उपयोग करते हैं, किसी प्रकार का जनता को लोभ प्रलोभन नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग डट के कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी से कोई आके कहता है कि हम शराब देंगे, आपको खर्चा देंगे, वोट मत कीजिए। हम लोग ये जिगर दिखाते हैं, हम लोग इतना साहस का परिचय देते हैं कि हम भरे मंचों में हम कहते हैं, पहले बात तो शराब जो कि पी के आते उनको लताड़ते हैं, और यहां तक महिलाओं से संबोधन करते हैं कि अगर मेरे नाम से कोई आके कहेगा कि हम जयराम महतो की पार्टी से आए हैं और आपको खर्चा दे रहे हैं, आप एकदम वोट मत कीजिएगा। और उस परिस्थिति में हम लोग 8 लाख वोट लेके आते हैं, हम जीतते जीतते हार जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड की मतदाता, विशेषकर उन 8 लाख जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती को प्राथमिकता दे रही हैं कि लोकतंत्र यानी बदलाव, लोकतंत्र यानी विचारों की राजनीति, लोकतंत्र यानी मुद्दों की राजनीति, उस पर हम लोग कामयाब रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर 8 की जगह हम लोग 14 सीटों पे लड़ते हैं तो और 2-4 लाख वोट हमारे पास आते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने बेहतर एक्सपीरियंस रहा चुनाव का। हार की हताशा हुई, लेकिन जब अखबार के पन्नों ने हम लोग को हीरो बनाया तो उत्साह दोगुना हुआ। तो हताशा और उत्साह के बीच हम लोग अपने आप को पाए, लेकिन ओवरऑल इस चीज को हम लोग स्वीकार किए कि झारखंड की राजनीति
कहीं ना कहीं हमें गोद लेने के लिए तैयार है। झारखंड की राजनीति चाह रही है कि हम जैसे युवा राजनीति में कदम रखें और इस राज्य के लिए लड़ें, इस राज्य के मुद्दों के लिए लड़ें और इस राज्य के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग कुछ अच्छा काम करें। जयराम जी, चुनाव से इतर थोड़ी बात करते हैं कि जैसे जयराम एक गांव में पला बड़ा लड़का, अंग्रेजी से पीएचडी कर रहा था, अचानक टाइगर जयराम बन गया। उसके पीछे की कहानी क्या रही? और जैसे हम देखते हैं युवाओं का आंदोलन, यहाँ पे रोजगार को लेकर आंदोलन, कभी पंचायत सचिव, कभी जेपीएससी, कभी जेएसएससी, आपने कोई परीक्षा दी? कभी कभी आपको इस आंदोलन, चुनाव के पहले जो आंदोलन रहा उसके पहले की बात करें जब आपने ये विचार नहीं किया था, तब कभी ऐसे आंदोलन का हिस्सा रहे आप? जी, जहां तक परीक्षा की बात है और आंदोलन का बात है, तो आंदोलन का भी हिस्सा रहे और परीक्षा मैंने दिया है। मैंने 2 बार नेट की परीक्षा दी है, एक बार जेपीएससी की परीक्षा दी है और एक बार पीएचडी का एंट्रांस टेस्ट दिया है और फिर एक बार नेवी की परीक्षा लिखी है मैंने, एक बार आर्मी के दौड़ में गया हूं। ये मेरा अब तक का अनुभव रहा है। और जहां तक आंदोलन की बात आपने कही, मैंने अपने लिए ना सही लेकिन मेरे जिले धनबाद के जो होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। बाकायदा 2019 या 19-20 का मामला है, उनको बैंक अकाउंट तक खुलवा दिया गया है, उनका फिजिकल हो चुका है, उनका बॉन्ड ऑर्डर तक लिखा जा चुका है, सारा वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बावजूद उनकी सीडी को गायब कर दिया गया। तो उस होमगार्ड के मुद्दे में मैंने आंदोलन किया था। अब इस पे चर्चा करें कि लगभग जो 3.5 लाख का आंकड़ा था जिन्होंने आप पे विश्वास जताया कि जयराम को हम चाहते हैं कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में आए, हम हमारे लिए कुछ करें, हमारी आवाज बने, लेकिन जो आपका शानदार आगाज रहा, इसमें दो मत नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे आप तो ये अंदाजा लगा पाए होंगे कि राजनीति की राह इतनी भी आसान नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे? हाँ, निसंदेह राजनीति की राह आसान नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से आप सामना करने जा रहे हैं, जिन लोगों के अस्तित्व से आप टकरा रहे हैं, वे लोग बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे लोग छल बल धूर्तता, किसी भी कृत्य कुकृत्य तक वे लोग जा सकते हैं। तो इसीलिए राजनीति की राह कतई आसान नहीं है। लेकिन राजनीति की राह आसान नहीं है यह सोचकर अगर हम राजनीति में ना आए तो कहीं ना कहीं यह कायरता होगी। युवा तो आधा यही सोचकर राजनीति में नहीं आते कि नहीं, राजनीति में बुरे लोगों की जमात हो गई है, अच्छे लोग राजनीति से कट चुके हैं। तो अगर आप में अच्छाई है और आपको लगता है कि आप राजनीति को बेहतर दिशा में लेकर जा सकते हैं तो आपको आना चाहिए और उस मैदान में आकर उस राजनीति की विरासत में जो चली आ रही है जो परंपराएं, उस मिथक को तोड़ना चाहिए और आपको राजनीति के मैदान में आना चाहिए, मेरा मानना है। और ओवरऑल हम लोगों ने वो प्रयास भी किया। आज चुनौतियों के बीच हम लोग डटे रहे, साजिशों के बीच हम लोग डटे रहे। आज बाकी जो प्रत्याशी रहे वो एक दिन अगर कोई कार्यक्रम करते थे तो 2 दिन वार रूम में बैठकर मेरे खिलाफ साजिशें करते थे कि डैमेज कहां करना है। कुछ राजनेता के सगे संबंधी गए थे हमारे प्रखंड में, 150-200 के आसपास नौजवानों को इकट्ठा किए और उनको पूछ रहे हैं क्या इसका कोई अफेयर है क्या स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। तो मतलब कहां तक वे लोग जा रहे थे पॉलिटिक्स में, चीजों को समझिए। मेरे पास्ट लाइफ को खंगालने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि शाम को फुटबॉल खेलता है, दिन को हाई स्कूल में पढ़ाता है और कॉलेज, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ये 150 नौजवानों का स्टेटमेंट था। उसके बाद क्या होता है कि हमारी वर्तमान सांसद जो जीत के आए उनको बधाई, उनकी एक तस्वीर है हमारी इंटरनेट में, तस्वीर नहीं वो मीडिया के चैनल में है। तो इंडिया गठबंधन वाले क्या करते हैं, उस तस्वीर को निकालते हैं। उस तस्वीर को जो लोग जेएमएम समर्थक मेरे पक्ष में आ रहे थे उनके घर के दीवारों पे लगा देते हैं कि सांसद से तो इसका दोस्ती है, सांसद से इसका परिचय है, इसको वोट देंगे तो सांसद का ही क्या काम करेगा। उसके बाद धनबाद से जो सांसद बन के आए उनको भी बधाई देते हैं। उनके साथ मेरी एक तस्वीर फुटबॉल के मैदान की है, उस तस्वीर को लोग प्रिंट करके निकालते हैं और उसका भी प्रचार करते हैं। हद तब हो जाता है जब इंस्टाग्राम में हमारी एक महिला मित्र है, फ्रेंड है, उनका शादी हुआ, हमने बधाई दिया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, उस तस्वीर को जेरक्स करके निकालते हैं, वहां फिर प्रचार करते हैं कि नहीं वो अभी से झूठ बोलता है कि हम अनमेरिड हैं, उसका तो मैरिड हो गया है। और बहुत सारे ऐसे बातें जिनको सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा, आपको हंसी भी आएगी। तो इस प्रकार से मतलब लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे। आपको तो ये भी हम बताना भूल गए कि जयराम महतो नाम के 4 और लोग थे जो नामांकन का फॉर्म कर देते। ये आप कभी नहीं सुने होंगे और कहीं नहीं सुने होंगे। झारखंड में तो सिर्फ जयराम को, एक ही जयराम को लोग जानते हैं। नहीं, इसलिए लोगों को कंफ्यूज किया जाए। आप अगर कोई मतलब प्रत्याशी रहता है
तो नो डाउट उसके नाम का प्रत्याशी शायद चुनाव में और उसके जो विधानसभा या लोकसभा या मुखिया का चुनाव दिखता है, बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं रेयर होता है कि दो नाम के प्रत्याशी एक जगह दिखते हैं। लेकिन यहां ये क्यों हुआ था? 4 जयराम महतो, मैं अगर होता तो 5वां। यानी इसका मतलब है कि जो नाम के अनुसार ही आपको सिंबल अलॉटमेंट होता है, यानी 5 जयराम महतो एक ही जगह होते हैं। यानी अगर मेरा नंबर था 12 तो किसी का होता 13, 14, 15, 16। इससे क्या होता? क्योंकि झारखंड में आज भी जो जनता है उनका वोट के प्रति जो जागरूकता है थोड़ी कम है, स्वीकारना होगा। वे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जयराम महतो है, क्योंकि फोटो भी इतना छोटा सा है। तो विरोधियों ने मतलब किस प्रकार का गेम प्लानिंग किया था ये आप सोच नहीं सकते। किसके लिए? एक नौजवान लड़का जिसका सिंबल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिसकी पार्टी बन के तैयार नहीं हुई, उसके लिए। देखिए गिरिडीह में आप कहीं भी जाके देखिए, एनडीए ने कभी इंडिया पे आरोप नहीं लगाया, ना इंडिया वालों ने कभी एनडीए पे आरोप लगाया। जबकि इससे पहले के चुनाव में यही होता था कि एनडीए का आक्रोश इंडिया झेलती थी और इंडिया का आक्रोश एनडीए झेलती थी। लेकिन ये पहला चुनाव था गिरिडीह में, एनडीए का भी आक्रोश जयराम महतो झेल रहा था और इंडिया का भी आक्रोश जयराम महतो झेल रहा था। दोनों के लिए मुसीबत जयराम महतो था। दोनों के अभी भी सोशल मीडिया खंगालिए, उनके जो मीडिया सेल के प्रभारी थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके रिलेटिव्स तक, उनके बेटे तक आ चुके थे, हमलावर हो चुके थे। अरे भाई आप इंडिया गठबंधन के हैं तो आपके सामने चंद्र प्रकाश चौधरी जी खड़े हैं, आप उनकी आलोचना कीजिए, उनके 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगिए। वो जयराम महतो की आलोचना कर रहे हैं। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरी दादी है जिनकी उम्र ऑलमोस्ट अप्रोक्स 95 से प्लस ही होगा। मेरे एक चाचा हैं जिनकी दोनों आंखें जन्म से नहीं, वो जन्मांध हैं। मेरी माँ है और मैं, मेरा भाई, 5 सदस्य हुआ करते थे, अब 2 का एंट्री हुआ है। मेरे भाई ने विवाह किया साल भर पहले और उनका बच्चा भी हुआ है, यानी अब हम लोग 7 मेंबर हैं। तो फैमिली का कंडीशन बड़ा क्रिटिकल रहा है, बहुत मतलब जो एक मतलब लोग सोच नहीं सकते हैं उस टाइप के फैमिली से हम निकलकर सामने आए। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि देखिए गरीब तो फैमिली होता है, ऐसा नहीं भारत में गरीबी को हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उस गरीब वाले फैमिली में एक गार्जियन होता है। मेरे फैमिली में लगभग 20 साल बिना गार्जियन का मेरा फैमिली था। गार्जियन कहने का मतलब है कि कोई पुरुष गार्जियन नहीं था मेरे फैमिली में। मैंने उस दौर को देखा है कि मेरे फैमिली में 20 साल कोई पुरुष गार्जियन ही नहीं था। क्यों नहीं था? ना मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का डेथ एक ही ईयर में हुआ था। मतलब दादी ने संभाला और माँ ने? दादाजी और मेरे पिताजी, उनका डेथ 3 महीना के दरमियान एक ही साल में हुआ था। वो ईयर में कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं, वो मृत्यु प्रमाण पत्र से हमको स्पष्ट करना होगा। एक ही साल में मेरे दादाजी का 2 महीना पहले डेथ हुआ था और मेरे पिताजी का डेथ हुआ था। और चाचा अगर मेरे थे जिंदा तो जन्मांध थे, वो तो गार्जियन नहीं रहे। यानी मेरे फैमिली ने उस दौर को देखा जब उस परिवार में कोई मतलब पुरुष गार्जियन ही नहीं था। यानी मेरी माँ ने हर एक वो काम किया, बस ये हल का बुट्टा। चूंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं वहां एक ये सोच है, परंपरा है कि स्त्री हल को नहीं चला सकती है। अगर ये प्रतिबंध नहीं होता तो शायद मेरी माँ हल भी चलाती। यानी मेरी माँ ने उस समय गार्जियनशिप लिया जब उस परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। और 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा 20 साल एक स्त्री ने, अभी किस स्त्री ने जो 28 साल की उम्र में विधवा होती है। और कंडीशन भी देखिए कि जब उसके पति का डेथ होता है, एक बच्चा पेट में होता है। बहुत दर्दनाक स्थिति रही हमारे परिवार की। यानी जब मेरा छोटे भाई का जन्म होता है 4 महीना बाद, यानी वो 5 महीने का गर्भ में माँ का होता है, उस समय मेरे पिताजी का डेथ होता है। उस ट्रेजेडी से मेरी माँ बाहर निकलती है, परिवार को संभालती है। और मैंने बहुत करीब से देखा है कि जो काम मर्द नहीं कर पाएंगे जितनी मजबूती के साथ, उस काम को मेरी माँ ने किया है। अरे मर्द अगर हल जोतते हैं खेत में तो हल और बैल से जोतते हैं। मैंने अपनी माँ को देखा है कि गैता और सब्बल से खेत को जोतते हुए। क्योंकि कोई हल बैल कुछ नहीं था घर में। किसी को आपने कहा अगर माना तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, ऑप्शन क्या है? क्योंकि चारों तरफ का खेत, धान उसमें फसल लग चुका है, उसमें विहीन अगर आप लेके जाएंगे तो उनका बर्बाद हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारी माँ ने गैता से कोड़ा है, कुदाल से कोड़ा है और सब्बल से कोड़कर उसमें विहीन डालने का काम किया है। मैंने उस दौर को भी देखा है। तभी जयराम ने बचपन से ही सीख लिया। हाँ, मेरी माँ ने, हाँ एक चीज रहा है कि मेरी माँ ने लाखों कष्ट झेले हैं, लेकिन हमको अब अपने आप से दूर रखा है। दूर रखने का कारण यह है कि मेरी माँ को बहुत सारे लोगों ने बचपन से कहा है कि आपका बड़ा बेटा बहुत तेज है। हम रहे पढ़ने लिखने में तेज रहे हैं, बहुत तेज है, कुछ करेगा, कुछ बनेगा। तो आपको जो भी कहना है, आप जिसके साथ, छोटा बेटा के साथ रहिए, जिस प्रकार आपको रखना है छोटे बेटे को रखिए। और ओवरऑल हमको आजादी रही। हम घर के काम से बहुत दूर रहे, ये सच्चाई है। घर का काम सिर्फ हम कुछ ही करते थे। वो काम होता था कि जब खेती बाड़ी कंप्लीट होता था तो धान उठाने के लिए अपनी टीम को लेके जाते थे, एक बार अपने स्टूडेंट के साथ कटवाने के लिए लेके जाते थे, और एक बार जो खरियान में हम लोग माड़ा देते हैं। तो ओवरऑल एक मतलब ऐसे कंडीशन से हम बाहर आए हैं जो शायद लोग सोचेंगे भी नहीं।
और हम भी चाहते हैं कि किसी का कंडीशन इतना भी बुरा ना हो जितना मेरा बुरा रहा है। आज भी मेरी माँ तो उस स्थिति में आज भी है। जो कहते हैं कि एगो सुख का दौर आता है, वो उनके जीवन में आज भी नहीं आई। कहां से? वही जीवन, वही दिनचर्या है। आज अपेक्षाएं ये थी कि जब हम पीएचडी करने लगे तो मेरी माँ प्राउड करती थी, लोगों को बताती कि मेरा बेटा पीएचडी करे, जब उसको मालूम नहीं कि पीएचडी क्या होता है। लेकिन लोगों ने बताया था कि पीएचडी बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, आपके गांव से कोई पढ़ा नहीं है, आपका बेटा पहला लड़का है जो पीएचडी कर रहा है। तो मेरी माँ लोगों को, रिश्तेदारों को यही बताते थे कि नहीं, हमारा बेटा पीएचडी कर रहा है। देखिए, अब मेरी माँ भी जान चुकी है कि बड़ा बेटा पिताजी के रास्ते पर जा रहा है। मेरे पिताजी विनोद बाबू के बड़ी नजदीक रहे हैं, डॉक्टर सबा अहमद के नजदीक रहे हैं, मथुरा प्रसाद महतो के नजदीक रहे हैं। और आर्थिक नाकाबंदी बहुत उस समय हुआ करती थी, रोड जाम हुआ करता था, तो पुलिस की लाठियों का प्रहार हुआ था सर पे, 2-3 मरतबा एक ही चोट पे कंटिन्यू हुआ, और फाइनली ब्रेन में कुछ ब्रेन ट्यूमर या कुछ बीमारी होती है, वो कारण बनती है, और मैंने आंदोलन कारण ही पिताजी का डेथ होता है। तो फाइनली माँ इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो पिताजी के रास्ते पर है। तो इसलिए अब वो ज्यादा टोकती भी नहीं है और ज्यादा कहती भी नहीं है, क्योंकि उसको भी झारखंड की परिस्थिति आभास हो चुकी है। और देखा है, मेरी माँ ने, मेरी दादी दोनों ने देखा है। दादी आज भी किस्सा सुनाती है कि कभी किसी आंदोलन से पिताजी घर आते थे, रात के 12-1 बजे खटखटाते थे दरवाजा, जब खोलती थी तो सर पे लहू बह रहा है, तो हाथ इतना मोटा बैंडेज है, हाथ आधा मतलब बैंडेज है, तो पांव में चोट है, तो कभी कभी चप्पल से लहू निकलता था। मारपीट खा के आते थे, पुलिस का लाठी हमेशा आंदोलनकारियों पे चलता था। तो उन्होंने बहुत करीब से आंदोलन को देखा है, तो इसलिए उनको भी ये आभास हो चुका है कि अब मेरा जो ट्रैक है पिताजी का ट्रैक है। इस चुनाव में बड़ी चर्चा रही पूरे झारखंड में, आपके कुछ जो टीम में शामिल लोग थे वो भी आपके खिलाफ बोले, साथ ही ये चर्चा रही कि आखिर जयराम को फंडिंग कौन कर रहा है। जयराम, देखिए, अगर आप समय दीजिएगा मैम, दुनिया तो छोड़िए, अगर आप समय दीजिएगा तो मेरा मोबाइल बगल में है, हम इंटरनेट को ऑन करेंगे और अपने फोन पे की सारी हिस्ट्री आपके सामने रख देंगे। 1 रुपया से लेकर हमको लगता है 50,000 रुपए तक लोगों ने फंडिंग किया है। जो सत्य है सो सत्य है। जब आय व्यय का मेरा सारा हिसाब हो जाएगा, मैं बकायदा अपने सोशल मीडिया जो मेरा पेज है उसमें मैं लाइव आऊंगा और सारी चीजों को मैं खुद लाइव में आके शेयर कर दूंगा। अपने लोगों ने बगावत कर दी जो कुछ आपके साथ। नहीं, वो अपने नहीं थे, अपना हम क्यों मानेंगे? 2 साल पहले हमसे जुड़े थे। मेरे अपने वे हैं जो बचपन में मेरे साथ क्रिकेट खेले हैं, जो बचपन में मेरे साथ नदियों में नालों में नहाए हैं, तैरे हैं मेरे साथ, जो मेरे सुख दुख का पार्ट रहे, वे मेरे अपने हैं। वे लोग तो 2 साल के बीच मेरे साथ आए थे, नहीं समझ में आया, निकल गए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, एक कहावत है कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, अगर दोस्त टॉप कर जाए तो महा दुख होता है। आज बताइए, 6 उपचुनाव हुए झारखंड राज्य में, नेता का परिवार से ही नया विधायक बन के सामने आया, किसी को तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन एक साधारण लड़का राजनीति में जैसे ही आया सबको तकलीफ हुआ, क्योंकि माइंडसेट है कि न्यू लीडरशिप नहीं आना चाहिए। भैया, तुम नेता कैसे बनोगे यार? हम क्यों नहीं बनेंगे? अगर बनना ही नया नेता तो हम क्यों नहीं बनेंगे? तुम कैसे बनोगे? कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि टी शर्ट पहनने वाला लड़का, एक हवाई चप्पल पहनने वाला लड़का, एक साधारण पुलिस आने वाला लड़का नेता बनेंगे? लोग स्वीकार क्यों करेंगे? बस वही मेंटलिटी उनकी रही। बाकी अगर उनको आलोचना करनी थी तो सरकार की आप कीजिए, आलोचना करनी है तो जो सत्ता में बैठे उनकी कीजिए, लेकिन उन्होंने एकदम गला फाड़ फाड़ के हमारा आलोचना किया। फिर भी हमने सहा, क्योंकि हम आलोचनाओं का उत्तर देने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने सारा अपना फोकस किया अपने चुनाव पे। तो ये तो माइंडसेट रहा है। अभी बताइए, आज कल्पना मैडम गांडे चुनाव जीती, क्या कोई हाय तौबा मचा? क्या जीत के आ गई सामने? लेकिन जयराम महतो चुनाव में लड़ता है और हाय तौबा मच जाता है। पूरा सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट तक, और खासकर हाय तौबा किनके बीच मचता है? जो लोग पॉलिटिकल पार्टी में हैं। जनता ने मुझे स्वीकार किया है आज तक। अभी भी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाइए, अगर उन्होंने वोट नहीं भी दिया है तो मेरी सराहना करता है कि लड़के में दम है, जैसे भी लड़ा अपने दम पे लड़ा है। जनता ने मुझे कभी आलोचना नहीं किया है। मेरी आलोचना ने किया है, मेरी आलोचना किया है जिला अध्यक्ष ने, मेरी आलोचना किया है प्रखंड अध्यक्ष ने, मेरी आलोचना किया है पंचायत अध्यक्ष ने, मेरी आलोचना किया है जिला परिषद ने, मेरी आलोचना किया है मुखिया सरपंच ने, जो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हैं। उनको तो तकलीफ, मतलब आपकी लड़ाई जमीन से लेके अपने जो साथ में रहे उनसे लेके राजनीतिक पार्टियों तक है। जब आप एक न्यू टाइप की पॉलिटिक्स करेंगे तो बहुत सारे चैलेंज आएंगे। अभी उतना छोड़िए, अभी जो लोग मेरे साथ ही चुनाव लड़े हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी आइडियोलॉजी में जब वो फिट नहीं बैठेंगे तो वही लोग दूरी बनाएंगे, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है भैया कि अगर हमारी ओर से चुनाव जीतेगा आपको 75% सैलरी देना होगा। अगर ये रॉयल लाइफ जिएंगे तो हमसे तो कटेंगे ही। मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं और आपका घर अगर धनबाद जिला है, तो अगर हमको पता चलेगा कि बोकारो में जमीन खरीदे हैं, बिल्कुल हम आपको अगला बार टिकट नहीं देंगे, तो कटेंगे। आइडियोलॉजी में अगर नहीं मैच करेंगे, अगर वो बाकी नेताओं की तरह ऐश मौज करने आए हैं, तो हमारी पार्टी में नहीं टिक पाएंगे। आप जल जंगल जमीन और रोजगार के मुद्दे पे आए, जनता आपके साथ कितना खड़ा दिखी इस चुनाव में?
जनता का आभार मैम, दिल से आभार। ये रोम रोम ऋणी है जनता का, और उस ऋण को उतारने के लिए हम अपनी प्राणों की आहुति भी देने के लिए तैयार हैं। और अभी तक हमने 13 अगर केस खाया तो जनता के लिए खाया है। बिल्कुल जनता मेरे साथ खड़ी रही, सीना ठोंक के खड़ी रही, आशीर्वाद देके खड़ी रही, और चंदा और जन समर्थन के साथ साथ धन समर्थन देके खड़ी रही। जनता का आभार। ये प्रेम भारत के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में शायद किसी को नसीब होगा, जो प्रेम, जो विश्वास हमें नसीब हुआ है। 85 साल की बूढ़ी, उन्होंने घर में मोबाइल डिमांड कर दिया है कि हमको घूमने ही वाला मोबाइल दे दो, बड़का वाला, जिसमें जयराम महतो भाषण देता है। ये दौर नहीं आएगा मैम। ये दौर जो हम लाके खड़ा किए हैं अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, ये दौर नहीं आएगा। 90 साल के बूढ़े लोग जिद करके जब वो मैंने इंटरनेट खत्म हो जाता है घूमने लगता है, बोलते हैं गोल गोल घूम रहा है, तो फिर 15 रुपए का उसका एमबी नया रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये दौर हम लेके आए हैं। विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है आपकी? हाँ, विधानसभा चुनाव लोकसभा से टफ होगा। इसलिए टफ होगा कि चुनाव जितना छोटा है उतना टफ होता है। मुखिया का चुनाव उससे ज्यादा टफ होगा। उदाहरण के लिए तो विधानसभा का चुनाव नो डाउट टफ होगा, लेकिन जो टफेस्ट ना हो उसमें यूथ को पार्टिसिपेट ही क्यों करना। टफेस्ट चुनाव होंगे, और हमें लगता है कि बाकी जो प्रत्याशी हैं हम पर और ज्यादा हमलावर होंगे, और उनकी जो कंस्पिरेसी का हम और ज्यादा पार्ट बनेंगे। अभी बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, न जाने बहुत सारी ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा, नए नए तरह के वीडियो आएंगे, नए तरह के ऑडियो आएंगे, न जाने क्या चीजें घटित होंगी, इसको लेकर आप कह नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल चुनौतियां बहुत सारी होंगी, और उन चुनौतियों के बीच हम लोग अपने आप को खड़ा रखेंगे। उन चुनौतियों के बीच हम लोग उसे स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ेंगे, और पीछे कहीं नहीं हटेंगे। पीछे हटने का तो कोई चांस ही नहीं है, ना कोई सवाल बनता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंडी विचारधारा की जो पार्टियां हैं, क्या उनके साथ जयराम गठबंधन करेंगे? देखिए, जनता तय करेगी। हम लोग प्री अलायंस करने नहीं जा रहे हैं। अगर पोस्ट अलायंस की स्थिति उत्पन्न होगी तो इसके लिए जनता की राय शुमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर जनता कहेगी, क्योंकि आज जनता से कनेक्ट होने में समय नहीं लगता है, बहुत फास्ट जमाना है, जनता से हम लोग इस विषय पर बात कर लेंगे। आपके खिलाफ चुनाव लड़कर जीते चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्हें केंद्र में कहीं जगह नहीं मिली, मंत्री पद नहीं मिला, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भले उनसे चुनाव हम लोग हारे हैं और चुनाव ये जीते हैं, तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी को नो डाउट हम बधाई देना चाहेंगे। और नैतिकता की अगर बात की जाए तो मंत्री पद उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि हम के पास भी एक सीट था, जीतन राम मांझी जी मंत्री बने। अपना दल के पास भी एक सीट था, अनुप्रिया दीदी मंत्री बनी, और इनके पास भी एक सीट है, और एक सीट पहले भी था, तो बनना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं बने तो उसमें उनकी खामियां हैं। खामियां सबसे पहले ये है कि आपने कभी ये कहा ही नहीं कि हम सांसद हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। वो क्या कहते हैं? मोदी जी। वो क्या कहते हैं? राम जी। कभी भी उनके भाषणों को सुनिए या फिर मीडिया में उनके इंटरव्यू को देखिए, उन्होंने कभी अपने 5 साल का रोड मैप जनता के बीच रखा ही नहीं कि गिरिडीह विधानसभा में हम किस विषय पे ट्राई करेंगे, डुमरी में हम लोग क्या नया करेंगे, बेरमो के लिए हमारे पास क्या योजना है। ये उन्होंने कभी रोड मैप जनता के बीच रखा ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? मोदी जी को देखिए, भगवान जी को देखिए, और ओवरऑल उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी को देखिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री भी जब आए थे तो उन्होंने भी भाषण में कहा था कि गिरिडीह का एमपी हम ही हैं। तो अब जब गिरिडीह के एमपी मोदी जी हैं तो मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब क्या है? उनकी खामियां हैं। अगर वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ रहते हैं, अपनी प्लानिंग के साथ रहते हैं, और सबसे पहले अगर वो अच्छा मेहनत करते हैं, जनता से कनेक्ट रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से जनता उबती नहीं, तो जयराम महतो जैसा लड़का आता ही नहीं पॉलिटिक्स में। आज 3.5 लाख वोट उस भीड़ में हम लेकर अगर आए हैं एनडीए और इंडिया के बीच से, तो इसका मतलब उन्हें आपकी खामियां हैं। आप अपनी खामियों को स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करना होगा। आपकी क्या पॉलिटिक्स है दुनिया को मालूम है, आप सांसद, पत्नी, विधायक। तो ये एक लोकतंत्र का तो शुभ संदेश नहीं है भैया। तो इन चीजों को आप जनता बारीकी से समझ रही है, तो ये खामियां उनकी है। जिस दिन वो निस्वार्थ पॉलिटिक्स करेगी, जिस दिन वह जनता के हितार्थ की पॉलिटिक्स करेगी, और अच्छा मौका मिलेगा। मौका तो मिल ही रहा है, और अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जब तक आप केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी की पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे कोई रहे, गिरिडीह वाले सांसद रहे, धनबाद वाले रहे, या कोडरमा वाले रहे, जनता उबेगी एक दिन उनसे। आपका जो चुनावी समीकरण है, जिन इलाकों में पैठ है, माना जाता है कि जयराम महतो वहां के लिए हर दिल में बसते हैं। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि इन जो समीकरण है, जो इलाके हैं, उसमें सीधा फाइट जयराम का आजसू से है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे लोकसभा में आने वाले अगर 6 विधानसभाओं की ही बात करें, तो उसमें गिरिडीह के अलावा हर जगह हम अच्छा
कंटेस्ट दिए हैं गिरिडीह में शहरी होने के कारण, और कभी उतना गए नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन से पिछड़ गए। अब शुरुआत मेरे टुंडी से ही करते हैं। मेरा जो सीट है वो टुंडी है। अगर विधानसभा की बात करें, वो जेएमएम की पुश्तैनी सीट है, तो हम तो 60,000 लेके आए, तो हमने तुम्हारा जेएमएम को भी अच्छा हक्का बक्का पानी पिलाया। डुमरी में तो हम बड़े मार्जिन से निकल गए, 90,000 वोट लेके आए, वहां वो जेएमएम की पुश्तैनी सीट है। आजसू की एक सीट को हमने अपने पक्ष में लिया विधानसभा के आधार पर, और गोमिया वहां हम 70,000 वोट लेके आए। कांग्रेस की बेरमा में भी हम 53,000 वोट लेके आए, हालांकि पिछड़े, लेकिन 53,000 वोट अच्छा होता है, एक शहर रूरल मतलब अर्बन एरिया है। बागमारा में भी हम अच्छा टक्कर दिए, 47,000 वोट। तो ओवरऑल किसी एक पार्टी और किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं, हमारी आइडियोलॉजी झारखंड के फ्यूचर को, आने वाले जो नए यूथ हैं उनके सपनों को एक उड़ान देने के लिए आई है, और वो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में दिखेगा। जो राजनीतिक चर्चा रहा इस पूरे चुनाव में, आपने भी खुद कहा कि लड़ाई दोनों की, इंडिया या एनडीए की जो थी वो जयराम से थी। तो जिस तरह से लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि आजसू ने भी स्टूडेंट की आवाज उठाई थी, आंदोलन से उनका ताल्लुक रहा था, तो क्या जयराम जो है सो सिर्फ आजसू के विकल्प मात्र हैं? नहीं, बिल्कुल विकल्प मात्र नहीं है। आजसू आज 2 टर्म से 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। हम ये पहले ही अटेम्प्ट में हम 8 सीटों पे चुनाव लड़े? जी नहीं, हम किसी का विकल्प बनने नहीं आए हैं, हम राजनीति का एक नया संकल्प बनने आए हैं, और वो दिखेगा फ्यूचर में। राजनीति की जो मुख्य धारा है उसमें आने के बाद बहुत कुछ छूट जाता है, आंदोलन भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? तो देखिए, नो डाउट ये बहुत सच्चाई, और जो लोग दिल से राजनीति करते हैं ना मैम, सही में बहुत कुछ छूट जाता है। कभी कभी हम एकांत में जब होते हैं ना, तो अपने आप को हम गिल्टी मानते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं हम अपने आप से। इसलिए फील करते हैं कि हाल ही फिलहाल मेरे घर में 2 घटनाएं घटी, एक मेरी दादी का देहांत हुआ गोतिया में, और एक मेरे जेठा का देहांत हुआ गोतिया में। दोनों का 10 कर्म एक ही दिन किया गया, और हम बाल मुंडवाने तक नहीं जा पाए। हमें बहुत गिल्टी फील होता है, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम नहीं था। गाड़ी में खाना, 2.5 घंटा का नींद होता था, मात्र 2.5 घंटा का। ये हम कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं, मेरे सोशल मीडिया को खंगालिए, 2:30 बजे 3 बजे हम भाषण देते हुए आपको दिखेंगे, और एकदम 7 बजे 7:30 बजे उठ जाना है, 5 बजे सोना और 7:30 बजे उठ जाना। तो बिल्कुल ये सत्य है कि जो लोग दिल से राजनीति किए हैं, दिल से आंदोलन किए हैं, बहुत कुछ छूट जाता है। हमको भी लगता है कि हम भी बहुत कुछ पीछे छोड़ दिए हैं। हमारे छोटे भाई का घर में बच्चा होता है, बेटी आती है, और हम आपको तो बताना चाहेंगे कि जब हमारी 3-4 पीढ़ी से बेटी नहीं हुई थी हमारे घर में। मेरी एक बहन थी, वो आज दुनिया में नहीं रही, वो अभी आपको बता दे रहे हैं। तो जब मेरी बहन का जन्म हुआ था, तो सुनने में आया कि मेरे दादाजी चावल लेके मार्केट गए थे और बेच के गेहूं लाए थे, और गेहूं को पिसा के पूरी और बुंदिया खिलाए थे लोगों को। लोग बेटा होने का जश्न मनाते हैं, मेरे परिवार ने बेटी होने का जश्न मनाया था, क्योंकि 3 पीढ़ी बाद कोई बेटी आई थी। तो वो तो बेटी रही नहीं, उसके बाद अभी बेटी ही आई है। लेकिन बताइए कि हम घर तक उस दिन नहीं जा पाए, 2 दिन तक नहीं जा पाए। माँ दोनों दिन बुलाई, कम से कम एक बार आओ। जब किसी का देहांत हुआ, हम वहां भी नहीं जा पाए। एक नई बेटी का जन्म हुआ, हम वहां भी नहीं जा पाए। तो नो डाउट हम गिल्टी फील करते हैं अपने आप से, अंदर से हम भी अपने आप को कोसते हैं, लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी हैं। आपने खुद कहा कि कई पीढ़ियों के बाद आपके घर में हाँ। लक्ष्मी का आगमन हुआ। 4 जून को रिजल्ट आया, 7 जून को आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन हुआ। कंफर्म नहीं हो पा रहे तारीख 7 है कि 5 मुझे मैंने जो देखा मैं उससे ही अंदाजा लगा रही हूँ कि 5 रहे हो या 7 हो, जो भी हो। हम तो 2 दिन बाद गए थे। तो वो हार का गम और वो खुशी, कैसा एहसास रहा उस वक्त का? देखिए, जो खुशी आई वो व्यक्तिगत थी, लेकिन हार की जो पीड़ा हम देखें वो सार्वजनिक थी। तो नो डाउट खुशी है, लेकिन हार की पीड़ा इसलिए ज्यादा दिखी, और खुशी के लिए हम तो खैर शरीक भी उतना बहुत कम हो पाए, क्योंकि इस चुनाव को लोगों ने भावनात्मक लिया था। ये गिरिडीह लोकसभा का चुनाव हार जीत से परे था, ये हार जीत का चुनाव ही नहीं था, ये एक भावनात्मक चुनाव था। झारखंड की राजनीति में एक ऐसे नेता का लोग उदय होते हुए देखना चाहते थे, जो राजनीति की जो वर्तमान परिस्थिति इसको एकदम चैलेंज दे रहा है, इसको एकदम मोड़ रहा है, इसको एकदम बिल्कुल दरकिनार कर रहा है। और बिल्कुल अगर हम राजनीति में सफल हो गए ना, तो एक क्रांतिकारी शुरुआत होगी राजनीति में। आसान नहीं है। मैंने और एक घोषणा किया है कि अगर हम लोग का पार्टी में कोई बेटा बेटी को भी टिकट नहीं जाएगा। आज क्या है आप देख ही सकते हैं, मैक्सिमम क्या है, 20 साल बाद नेताजी चुनाव लड़ते हैं, 2 बार मंत्री रहते हैं, और लास्ट में जब बुढ़ारी समय आते हैं तो अपने छत पे बालकनी पे खड़ा होते हैं और अपने बेटे को बगल में खड़ा करते हैं, हाथ उठाते बोलते हैं ये रहा आज के बाद अमरेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली का शासन खत्म हुआ, अब ये रहा अमरेंद्र बाहुबली।
तो ये सिस्टम कहाँ तक सही है? आपने भी अनदेखी करी लोकसभा चुनाव में, आपने एक भी महिला को नहीं उतारा, उतारे हैं, सामने आई नहीं। बेबीलता टुडू, अच्छा, हाँ दुमका से आई है। बहुत लास्ट में घोषणा की थी, लास्ट में जब आप इसका कर रहे थे, लेकिन पहले जब Actually देखिए, हम लोग समीकरण बन रहा था, महिला प्रत्याशी को लेकर दमयंती मुंडा जो तमाड़ क्षेत्र से आती हैं, जो हमारी महिला विंग की केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि दादा हम लोग मैंने भाई हम चुनाव लोकसभा नहीं फाइट करेंगे। एक दूसरा महत्व है जो सिंदरी से आती हैं, उनके नाम को भी लेकर धनबाद से चर्चा था, लेकिन चूंकि हर सीट पे वो कुर्मी समुदाय से हो जाती थी और हम चाहते थे एक सीट अल्पसंख्यक को जाए कहीं, तो धनबाद ही बच रहा था। तो थी 2 और प्रत्याशी जहन में थी जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती थी। विधानसभा को लेके क्या है, विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी? देखिए 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और महिलाएं तो रहेंगी, कम से कम अच्छी खासी संख्या में महिलाएं रहेंगी। बाकी दलों से बेहतर स्थिति में हमारे दल में महिलाएं चुनाव पार्टिसिपेट करेंगी। राज्य सरकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो राज्य सरकार ने अभी बड़ी संख्या में घोषणाएं की हैं नियुक्ति को लेकर, आपको क्या लगता है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए नियुक्ति अच्छी बात है और हमारे नौजवान इतने हतोत्साहित भी हैं कि वो समय में देर नहीं करना चाहते हैं। चलिए इस नियुक्ति का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल वही रहेगा, अगर बिना नीति के आप अगर नियुक्ति लेकर आते हैं तो क्या गारंटी है कि ये नियुक्तियां झारखंड के उन युवाओं को मिलेगी जो सपने सजाकर आंखों में बैठे हैं, या फिर उन युवाओं के पास चली जाएगी जो पटना में, लखनऊ में, इलाहाबाद में और दिल्ली में बैठ के तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल रहेगा, मेरे भी मन में रहेगा, आपके भी मन में रहेगा और तमाम लाखों अभ्यर्थियों के मन में रहेगा। ये सवाल मन में इसलिए रहेगा क्योंकि आज आप भी किसी भी गांव में प्राइमरी सेक्शन को चेक कीजिए, वहां 50% आपको बंगाल के शिक्षक मिलेंगे। आप अगर +2 में चेक करते हैं तो वहां 50% आपको यूपी के शिक्षक मिलेंगे। अगर आप किसी कंपनी में चले जाते हैं या फिर रूरल एरिया में जाते हैं तो वहां 70 to 80% बिहार के लोगों का वर्चस्व मिलेगा। या अगर आप बढ़िया उद्योग व्यापार में चले जाते हैं तो वहां आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों का वर्चस्व मिलेगा। तो झारखंड कहाँ है? मजदूरी कर रहा है झारखंड। और लोग कहते हैं बारी भीतरी करते हैं। जी नहीं, आप आइए, एक लिमिट में आइए, एक मात्रा में आइए, जिस प्रकार हमारे लोग अन्य राज्यों में है। झारखंड के लोग वही 5 किलो के चावल की आस में है कि कब 5 किलो का चावल मिले। अभी उस झारखंड में जो उनका है, उनके सिवा पहला अधिकार उनका है। तो ये चीजें फिर देखने को मिलेंगी। जयराम, मैं तो उन युवाओं के साथ आएंगे क्या, जैसे जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ, उसके वो शिकार हुए, जेएसएससी सीजीएल के लिए लोग आंदोलनरत हैं, कहते हैं कि हम तो सिर्फ राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार थी नोटिफिकेशन आया, परीक्षा नहीं हुआ। जब जेएमएम की सरकार रही पेपर लीक हो गया, लेकिन हमारा भविष्य कहाँ है? जयराम, उसको कैसे देखते हैं और कैसे उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ देखिए, हम लोग तो लड़े हैं। आज अगर हमारे रांची के प्रत्याशी अगर चुनाव कैंपेन के दरमियान जेल गए थे, उसी केस के कारण गए थे। और मेरा भी जो केस नगड़ी थाना से गया था वो स्टूडेंट का ही मैटर था। जब हम लोग प्रोटेस्ट किए थे तो हम लोग स्टूडेंट के मैटर में तो कोई पीछे हटे नहीं है। आज जो 1 दर्जन केस हम लोग लेकर गर्दन में जो ये सूली डाल के घूम रहे हैं, सूली लगा के, ये तो स्टूडेंट और मजदूरों के प्रोटेस्ट के उपज मिला केस है हमें। तो हम लोग तो कभी पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन अगर बाय द वे हम लोग सदन में आते हैं या फिर कानून बनाने के उस सीट पर हम लोग आते हैं तो सबसे पहला बात ये चीज तय होगा कि ये जो परीक्षाएं हैं वो नियमित होंगी। परीक्षाओं का यहाँ कोई ठिकाना ही नहीं है कि 5 साल बाद होगा कि 10 साल बाद होगा, एक उम्र बीत जाता है। तो वो परीक्षाएं नियमित होंगी और सबसे महत्वपूर्ण फ्री एंड फेयर होंगी। अगर किसी प्रकार का कदाचार पाया जाता है तो सामने वाला कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, उसे कानून के दांव पेच का सामना करना पड़ेगा और बिल्कुल वह दंड के अधिकारी होंगे। ये चीजें हम लोग तय करेंगे। हम मानते हैं ये चैलेंजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जब कानून बनाने के लिए जाएंगे तो उन लोगों को आहत होगी जो सिस्टम को हाईजैक करके रखे हैं। वो साजिश भी करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखे हैं। तब उनके बीच जब जाएंगे तो आपका परिणाम शहीद सुनील महतो के जैसा भी हो सकता है। आपको इस चीज को माइंड में रख के जाना होगा कि आप एक सांसद रह के आप पे 12 गोलियां चलाई जा सकती है, तो हो सके आप चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हो और जब आप स्टूडेंट के लिए काम करने लगे, किसान के लिए काम करने लगे, तो वह तबका जो क्रोनी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता हो। आज देश के लिए सबसे बड़ी बुरी चीज कोई है तो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो युवाओं को समझ में नहीं आती है। तो अगर जो क्रोनी कैपिटलिज्म के सपोर्टर हैं वो नहीं चाहेंगे कि इकोनॉमी लेफ्ट तक जाए, इकोनॉमी डाउन हो, इकोनॉमी एक अंतिम व्यक्ति के पायदान तक जाए, क्योंकि वो चाहते हैं इकोनॉमी
बिल्कुल एक जगह केंद्रित रहे। वो अगर केंद्रित रहेगी तो बाकी लोगों के साथ गुलामों जैसा ट्रीट होगा। लेकिन अगर आप बेहतर पॉलिटिक्स करेंगे, उस इकोनॉमी को लेके जाएंगे सबों के बीच, उस इकोनॉमी के आम व्यक्ति के बीच लेकर जाएंगे, तो भैया उनको तब चोट करेंगे। और ये उनके माइंडसेट में है कि हमको इस देश को अंग्रेजों की तरह ही डील करना है, ये लोग को इनको नौकर और गुलाम के तर्ज पे रखना है। तो ऐसे में आपके सामने चैलेंज आएगा, आपको फेस करना होगा और आपको ये भी मानना होगा कि आपके जान माल की क्षति भी हो सकती है। अगर आप में रिस्क है तो झारखंड है, नहीं तो नहीं है। जयराम, मैं तो जब आए चुनाव में उनका मुद्दा रहा, जिस तरह से 60-40 की बात रही या नियुक्ति नियमावली की बात रही, हम अगर झारखंड गठन की बात देखें कि उस समय से ही डोमिसाइल नीति बनी नहीं बनी, हाई कोर्ट तक गया ये मामला, फिर नियुक्ति नियमावली बनाई गई। जयराम, मैं तो इसको कैसे देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग एक क्या हो कि धरातल पर उतरे और इसका जो सामना है वो युवाओं को ना करना पड़ा, उस नीति को जयराम कैसे देखते हैं? तो उस नीति के लिए सबसे पहली बात है कि यहाँ जो लोग अन्य राज्यों से हैं और सर्विस करते हैं, उनको इस चीज को समझना होगा कि जिस राज्य में उसके लिए सर्विस करें। वे लोग चाहते हैं कि हम जिस राज्य से आए हैं उस राज्य के लिए दरवाजा खोल दें। यहाँ देखिए, पहली बात उनको इस माइंडसेट को बदलना होगा। अगर आप हमारे राज्य में सर्विस करते हैं, लीगली आके सर्विस करते हैं, अच्छी बात है, स्वागत है आपका, तो आपको इस माइंडसेट से यहाँ सर्विस करना होगा कि इस राज्य के लिए आप सर्विस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये होता नहीं है। यहाँ अगर कोई पदाधिकारी किसी अन्य स्टेट से आता है तो वो क्या करता है, क्योंकि आज मालूम है कि आज हर एक जगह प्राइवेट के माध्यम से भी लोग हो जाते हैं, 10 साल बाद उसको अस्थायी कर देते हैं, तो ये चीज वहां इंप्लीमेंट करते हैं। आज आप कहीं चले जाएं, ब्यूरोक्रेट्स में चले जाएं, आप जाके जुडिशियरी में चले जाएं, आप मेडिकल में चले जाएं, बढ़िया टीचिंग लाइन में चले जाएं, झारखंड के लोग वहां शून्य हो चुके हैं। और उसके बाद भी वे लोग क्या कर रहे हैं कि इनको और सुनने के बाद अब माइनस कर रहे हैं। यानी जो भी बचा खुचा है वो बाकी जो अपने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको उठा के लाके यहाँ डिप्यूट कर रहे हैं। तो इसी कारण क्या है कि यहाँ का जो सिस्टम है, खासकर जो लीगल सिस्टम, जो माने हमारा विधि विधेयक के निर्माण करने वाले लोग, उसको एडवाइज करने वाले लोग, उन्होंने इस सिस्टम को हाईजैक करके रखा है। आप अगर बिहार की बात करें तो कुछ दिन पहले 2 चीज चर्चा में आया था। एक आरक्षण का बिल जिसे राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट किया। चलिए अभी हम 32 खतियान की बात ना करके उस बिल की बात करते हैं और उस बिल से समझते हैं। बिहार में एक बिल आता है जिसमें 75% रिजर्वेशन का विधेयक था, उसको राज्यपाल महोदय एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी बाउंड्री के इस पर एक बिल आता है, इसमें 77%, एकदम सेम मानते हैं, 75 और 77, इसको राज्यपाल रिजेक्ट कर देते हैं। हम इसको क्या समझेंगे? इसको यही समझेंगे कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं झारखंड की हित हो, इस मेंटलिटी से काम ही नहीं कर रहे हैं। इसी राज्य में देखिए, तमिलनाडु में 69% का बिल विधेयक चल ही रहा है, लेकिन इस राज्य में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, एकदम रिजेक्ट। बिल्कुल एक ही समय का मामला है, बिहार में एक्सेप्ट होता है, झारखंड में रिजेक्ट होता है। अब बाकी पढ़े लिखे लोग बताएं, हम लोग तो नया नया लड़का है कि क्या मोनोपोली है लोगों की। मोनोपोली यही, उतना छोड़िए। अभी आप एक माइंस के चीजों से उदाहरण ले लीजिए। हमारी बात एक WCL के पदाधिकारी से हो रहे थे, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। उन्होंने बकायदा हमें कुछ तस्वीरें भेजी, कुछ आंकड़े भेजे। वहां 75 लोगों को नियुक्ति मिला है, उनके जमीन को लिया गया है। जमीन बाद में लिया गया, पहले उनको पूरा सिस्टम में उनको ढाला गया, उनको नौकरी दिया गया, उनको उसके बाद उनके जमीनों पर काम हुआ। चलिए झारखंड हम आपको दिखाते हैं बेरमो का एक दृश्य। वहां फैमिली आज कई दिनों से परेशान है, कोई कई वर्षों से परेशान है, लेकिन पहले ये लोग घर तोड़ेंगे, फिर आपकी जमीन को कोड़ेंगे, उसके बाद आप हाईकोर्ट के चक्कर काटिए, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटिए, फिर भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। ये 2 राज्यों का उदाहरण है। सिंगरौली में हमारे दोस्त काम करते हैं, झारखंड से ही गए हैं, NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वहां भी बिल्कुल साफ सुथरा काम होता है। अगर कहीं कोयला निकासी करना है, उत्खनन करना है, तो पहले जमीनों का अधिग्रहण करते हैं और साथ साथ में नौकरी भी देते हैं। लेकिन झारखंड में उल्टा होता है, यहाँ मारना है, पीटना है, 353 की धारा, ऊपर से रैयतों को ही पीटना। अभी झरिया में क्या हुआ आप देखे होंगे, सुने होंगे झरिया की कहानी को। उन्होंने ब्लास्टिंग का विरोध किया था, ऊपर से CSF आती है और उन्हीं को डैमेज करती है। तो ये तो कानून का दोहरा रूप हमारे पास है। ये तो मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास जो व्यवहार हो रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही व्यवहार हो रहा है। किसानों के साथ जो व्यवहार होता था, जो रैयतों के साथ व्यवहार होता था, वही व्यवहार हमारे साथ है। आज अभी भारतमाला प्रोजेक्ट निकला है, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट UP टू बंगाल कलकत्ता जाने वाला है, 200-250 के आसपास किलोमीटर में बनेगा। उसमें 4 स्टेट में जमीन लिया गया है, बंगाल में भी लिया गया है, बिहार में, UP में, झारखंड में। आप जाके देखिए, सबसे कम रेट झारखंड का है और सबसे ज्यादा जमीन जो GM लैंड वो झारखंड में मिलेगा। बाकी जगह GM लैंड नहीं है। GM लैंड इसलिए नहीं है कि GM लैंड पर रैयत का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ के सरकार में बैठे लोगों ने बहुत चालाकी के साथ पूंजीपतियों से पैसा लेके GM लैंड को लैंड बैंक बना दिया है, ताकि आपको उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत विकट समस्या है इस राज्य की। अगर चंपा सोरेन सरकार को अगर कुछ समस्या का समाधान करना है तो GM लैंड का समस्या का समाधान करें और उनको रैयत के पक्ष में रसीद की अनुमति दी जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत है।
जयराम महतो इन तमाम चीजों पे, तमाम मुद्दे पे मुखर हैं। लेकिन जब बीजेपी की सरकार थी तब ये तमाम मुद्दे आए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरा। जेएमएम की सरकार है, दावे और वादे जो हैं वो आप देख रहे हैं, अब 5 साल पूरा होने और अब चुनावी मोड में जाएगा। जयराम महतो अगर जीत कर आते हैं विधानसभा चुनाव, तो क्या वो अकेले इस समीकरण को बना पाएंगे, इन तमाम मुद्दों को हल कर पाएंगे, या फिर जयराम महतो सीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, सीएम की कुर्सी तक पहुंचकर इन सब चीजों को ये कर पाएंगे? देखिए, मेरा कहना है कि सीएम की कुर्सी पर कोई बैठे, उसकी आइडियोलॉजी झारखंडियत होनी चाहिए, उसके दिल दिमाग में, जहन में पहला काम झारखंड का होना चाहिए। परिवार, अगर परिवार पहले आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके बच्चे पहले आएंगे आपकी आंखों के सामने तब कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाई का मामला सामने आएगा, उनकी अच्छी कमाई का मामला सामने आएगा। और ऐसे में क्या है कि आपको कॉर्पोरेट से हाथ मिलाना पड़ेगा, आपको कंपनियों से हाथ मिलाना पड़ेगा। आज रामगढ़ में प्रदूषण की मार है, प्रदूषण से लोग, महिलाएं 60 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आई विरोध मार्च में, लेकिन फिर भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो जाते हैं, जो कंपनी फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके नाती के बर्थडे में और केक खिला के आते हैं। ये परिस्थिति है हमारे सामने। तो अगर आपके जहन में पहले आपका परिवार है तो आप परिवार के आगे हार जाएंगे। उनको अच्छी फैसिलिटी देने के कारण आपको कॉर्पोरेट से समझौता करना होगा, आपको जो गलत नीतियां बीसीसीएल सीसीएल लेकर चल रही हैं उनका आपको समर्थन करना होगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। और नहीं तो आपको शहीद शक्तिनाथ महतो बनना पड़ेगा। एक नाम मैं बार बार दोहराता हूं, शहीद शक्तिनाथ महतो। कोयलांचल में जाइएगा तो उस नाम को सुनिएगा। टाटा सिजवा, जहां कोयला खनन टाटा करती है, वहां जीएम उनको ऑफर किए थे शायद एक गाड़ी का, लेकिन उन्होंने कहा था कि रैयत को नौकरी देनी होगी, हर एक साल देनी होगी। तो शायद जीएम को तो एक तमाचा खींच के दिए थे शहीद शक्तिनाथ महतो, और फाइनली उनके मर्डर का प्लान किया जाता है। उस मर्डर में कुछ पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ शहीद शक्तिनाथ महतो के साथी इन्वॉल्व होते हैं, और वो जीएम भी इन्वॉल्व होता है। तो इन चीजों से आपको गुजरना होगा। अगर आप हिम्मत वाले हैं तो आपको अपने जान माल की क्षति से भी गुजरना होगा। अगर आप इतने रिस्की हैं तो वर्तमान में झारखंड में इनोसेंट और ऑनेस्ट पॉलिटिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जाके केक खिलाइए। जिनकी फैक्ट्री से धुआं निकलता है, जिनकी फैक्ट्री के धुएं से आपके बच्चे और आपके मतदाताओं के बच्चे बीमार हो जाते हैं, आप उनके बच्चों की बर्थडे में जाइए और उनको केक खिलाइए, ये पॉलिटिक्स कीजिए। और नहीं तो शहीद शक्तिनाथ महतो अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो फिर आपको गोली खानी पड़ेगी। और उस गोली कांड में बाकायदा जनरल मैनेजर जीएम टाटा का भी रोल था। एकदम मीडिया के सामने कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं, हमें कोई डर नहीं लगा। तो हम जयराम महतो से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या जनता ये कर सकती है कि जो जयराम अभी हैं वो चुनाव जीत के आने के बाद भी यही रहेंगे, इनका मुद्दा भी यही रहेगा, ये लड़ाई भी इसी अंदाज में लड़ेंगे, कि राजनीति का वो जो कुर्सी है वो मिलने के बाद डगमगा? राजनीति की कुर्सी में जिस दिन ये टाइगर चढ़ेगा, बैठेगा, ये टाइगर और खतरनाक होगा, इस बात की पूर्ण गारंटी है। हमने अपने आप को घर से ये मान के चले हैं कि जान भी जा सकती है। अपने दोस्तों से भी हम इस बात को कह के रखे हैं। जान जाने के बाद वे क्या करेंगे इस बात को भी कह के रखे हैं। हम घर से मान के आए हैं। इसीलिए अगर ये टाइगर सत्ता की कुर्सी में आता है तो जैसा आज है, जो आग और तपिश आज है, वह दोगुना होगी उस समय। वे लोग जल जाएंगे उस आग में जो लोग इस राज के साथ गलत कर रहे हैं। जो लोग ईमानदार हैं वो कहीं के हैं, वे अपने आप को महफूज पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। लेकिन जो लूटेंगे वो कहीं के रहें, वो उस आग में जलेंगे। एक आखिरी सवाल, श्री राम के मुद्दे को जयराम किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है भारत देश में 10 धर्मों को संवैधानिक मान्यता है। हाल फिलहाल लिंगायत धर्म को मान्यता मिला है और झारखंड में सरना धर्म मान्यता की बात चल रही है। तो 10 धर्म की 10 आस्थाएं हैं, 10 प्रकार के भगवान होंगे। कोई भगवान रूप में, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, कोई गॉड के रूप में, जो भी है, कोई बूढ़ा बाबा तो कोई मारांग गुरु के रूप में मानता है। मानना चाहिए। इंसान की आस्था अगर नीम के पेड़ में, किसी के पीपल के पेड़ में होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है राजनीति को इससे परहेज करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि देखिए, मैं किसी, हर धर्म, हर एक संप्रदाय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन एक विज्ञान युग के अगर आप छात्र हैं, थोड़ा सा उस पर बात करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी भगवान रहे या फिर अल्लाह रहे या वाहेगुरु कोई रहे, आज अगर दिल से कहा जाए और अगर प्रैक्टिकल कहा जाए तो वो आज कहीं ना कहीं इंसान को ही अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजे हैं। अब दुनिया को खूबसूरत बनाना है या बदसूरत बनाना, ये आपका जिम्मा है। मंदिर टूटता है, भगवान जी नहीं लड़ते हैं। अगर मस्जिद पे आंच आती तो अल्लाह लड़ने नहीं आते। अगर चर्च पे आंच आती है तो गॉड लड़ने नहीं आते हैं। अगर गुरुद्वारे पे आंच आती है तो वाहेगुरु लड़ने नहीं आते हैं। हम और आप लड़ते हैं। इसका मतलब है उन्होंने दुनिया आपको दे दी है,
आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, आप हम ये सब लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ है। अब डिसाइड आपको करना है। वो कभी नहीं लड़े हैं मंदिर मस्जिद टूटने पे या फिर उस पर कुछ आंच आने पे, ऊपर वाले कभी नहीं लड़े हैं, ना कभी उन्होंने इंटरफेयर किया, ना कोई आकाशवाणी हुई है, लड़े हम और आप हैं। तो हमें लगता है इस विज्ञान के युग में बैठकर, नो डाउट किसी ने बनाया है दुनिया को, मानने की अवधारणा अलग है। कोई ईश्वर के रूप में मान रहा है, कोई नेचर के रूप में मान रहा है, कोई अल्लाह तो कोई भगवान तो कोई भाई गुरु के रूप में मान रहा है, ठीक है, जिसने भी बनाया है। लेकिन हमें लगता है इस दुनिया को बनाने के साथ साथ वो कोई दूसरी दुनिया बनाने में गए होंगे, यहाँ नहीं है वो। अगर होते तो कम से कम वो आते हैं, एक दोबारा आके इंटरफेयर करते हैं। जब ये लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे का रक्तपान करने के लिए माने रक्त पिपासु बन के तैयार होते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं कि रुक जाओ। लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि धरती जैसी जैसी न जाने कई उपग्रह और ग्रह होंगे, कई धूम्रकेतु होंगे, कई आकाश गंगाएं होंगे, कई उल्का पिंड होंगे, शायद वहां वे मानव की सृष्टि का निर्माण कर रहे होंगे। हम ही और आप कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड को उसने बनाया है, तो क्या उसकी नजर केवल धरती पर है? धरती तो एक मामूली अंश है ना, तो शायद वो किसी और दुनिया को तैयार करने में लगा होगा। ये धरती हमारे और आपके जिम्मे है। इस धरती में खूबसूरती कैसे बनी रहे, लोगों का अधिकार कैसे बचे, लोगों में भाईचारा कैसी बनी रहे, ये हमारा और आपको तय करना है। अब ये एक पर्सनल सवाल जयराम जी, जयराम को जयराम टाइगर लोगों ने बनाया, आप यूथ के आइडल बने, सबको लगा कि जयराम हमारी आवाज है। जयराम कुर्सी, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं तो उनको ये लगेगा कि हम लोगों की आवाज, लोगों के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। लेकिन जयराम की खुद की संतुष्टि है, इसमें खुशी है कि जो सपना था वो साकार होगा, या फिर कुछ और ऐसी चीजें थी जो जिसमें जयराम संतुष्ट थे, वो करना चाहते थे, उनका सपना कुछ और था? या उम्र के साथ सपनों में बदलाव आता है। जैसे जैसे उम्र और अनुभव बढ़ता है, आप उन चीजों को बारीकी से समझते हैं। जब हम लोग स्कूल पीरियड में थे तो ड्रीम था आर्मी का। आर्मी का ड्रीम इसलिए था कि उस समय मूवी देखते थे, गदर का, माँ तुझे सलाम, और तमाम जो ऐसे मूवी देखते थे जहां सनी देओल दिखते थे, सुनील शेट्टी दिखते थे, तमाम ऐसे हीरो जब वर्दी में दिखते थे और काम करते थे, मिथुन चक्रवर्ती कभी उड़ उड़ के दिखते थे। तो सिनेमा का असर होता है, खासकर यूथ में तो होता है। तो बचपन में जब हम लोग को ड्रीम था कि आर्मी में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स वगैरह में जाएंगे, और उसके लिए प्रयास भी किया था। यही आपका रांची का मोराबादी हम 2012 में आए थे, नेवी के एग्जाम के लिए आए थे। लेकिन कुछ त्रुटियां हुई मेडिकल में, नहीं हो पाया। आर्मी के लिए जमशेदपुर रांची भी गए थे, लेकिन वहां भी त्रुटियां हुई। त्रुटियां ये मैं यहाँ हाथ में गोदना ले लिए थे, तो इसी को लेकर थोड़ा डांट फटकार होने लगा, तो निकल के चल दिए। और एक बार दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाए, शरीर में रात को ऐसे आगे खाना वाना कुछ नहीं खाए, तो उसका असर सुबह दिख गया। तो कुल मिलाकर वो ड्रीम जब बड़ा हुए तो फिर अलग प्रोफेशन में तब्दील हो गया, टीचिंग लाइन में। पीएचडी करने निकले तो प्रोफेसर का ड्रीम स्कोप सामने दिखने लगा। और ओवरऑल एक मतलब विचार हमेशा दिमाग में, मन मस्तिष्क में हमेशा विचार रहे हैं, विचारों का ये सृजन हमेशा इस मस्तिष्क में हुआ है। तो फाइनली सोचे थे एक पुस्तक लिखेंगे, एक उपन्यास लिखेंगे। उपन्यास लिखने का बड़ा शौक था, कुछ 7-8 लाइन, मतलब 7-8 चैप्टर टाइप का लिख के रखे थे, एक स्टोरी क्रिएट करके हम रखे थे। और ये थॉट रहा कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद प्रोफेसर बनेंगे। और बाकायदा हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे अपने पूरे कैरियर में ये कहा जाए कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है और उनमें अगर 10 बच्चों को मुझे चुनना है पढ़ने के लिए, यानी वो मेरे टीचर रहेंगे और मैं उनका स्टूडेंट, तो तुम्हारा नाम श्योर रहेगा, तुम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हो। ये प्रोफेसर ने कहा, तो बड़ी हिम्मत मिली कि चलिए 10 में से हम आएंगे भाई, कि जिन्होंने आज ना जाने 20-25 हजार बच्चों को पढ़ाया है, वो कह रहा है कि अगर भविष्य में मुझे अपने 10 स्टूडेंट चुनना पड़े जिनसे मुझे पढ़ना हो, तो तुम्हारा नाम चुनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बाय द वे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो पार्ट टाइम यही रखेंगे, लेक्चर के हिसाब से पेमेंट होगा। तो खुश थे, उस ड्रीम से खुश थे। लेकिन अचानक जब खेल के मैदान में जाने लगे तो ये माइक, चूंकि राजनीति में मुझे माइक लेके आई है, अच्छा स्पीच बहुत तगड़ा देते थे, और जब स्पीच अच्छा देते, थॉट अच्छा होता था, तो हमें बहुत सारे लोग ले गए पंचायती करने के लिए। और 9वीं 10वीं क्लास में हम पंचायती करने लगे, और पंचायती में बैठते नहीं थे हम, आप खड़ा होके कि कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते थे तो लोग सराहना करते थे किसके घर का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं ये इन चीजों से थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इमेज बिल्डअप हुई। पिताजी भी आंदोलनकारी रहे, तो वो उनका जो असर रहा। लेकिन ओवरऑल ड्रीम
ट्रांसफर हुए, किसी एक ड्रीम में हम लोग अपने आप को नहीं रख पाए। ये 11-12 का ड्रीम अलग था, इंडियन आर्मी नेवी वो ड्रीम था। जब थोड़ा सा ग्रेजुएशन के पार गए तो टीचिंग लाइन में आना चाहिए, और उससे ऊपर गए तो प्रोफेसर की लाइन में आना चाहिए, कुछ किताबों को लिखना चाहिए। किताबों लिखने की बड़ी इच्छा था। आज भी जब भी कुछ लिखते हैं थॉट्स तो बड़ा अच्छा लिखते हैं हम। और मुझे भी याद है जब 26 जनवरी और 15 अगस्त का दिन आता था तो एक सप्ताह पहले से हम बुक हो जाते थे कि मेरा स्पीच लिख दो, तो सबको स्पीच लिख के देते थे। तो ये चीजें थी, लेकिन ड्रीम धीरे धीरे ट्रांसफर हुआ और फाइनली यहाँ आएंगे एक संसद प्रत्याशी के रूप में, लोग सीएम के रूप में देखना चाहेंगे। ये ऐसा मतलब इनोसेंटली कहें तो ये ड्रीम नहीं था, पॉलिटिक्स था। पंचायत का चुनाव लड़ लेंगे अगर लोग, और लोगों ने मदद किया था, जिला परिषद लड़ने वाले थे, लेकिन ये कि हम संसद का चुनाव लड़ेंगे अभी जीतने वाले प्रत्याशी बन के, और वो भी इतना वोट ले आएंगे, मतलब ये ड्रीम नहीं था। इतना तो छोड़िए, 2 साल पहले रांची में मेरा एक भी दोस्त नहीं था। आज जिस रांची में हम बैठे हैं, जहां के लोगों ने मुझे 1,32,000 वोट दिया, अभी तो आपके नाम से लड़ाई हो जाती है। मैं तो ट्विटर पे कुछ अगर मैंने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ से ये जीतने वाले हैं, उस पे तो इतने आपके यूथ आ गए कि आप देखिए गोदी मीडिया मत बनिए, मेरे जयराम भैया जीत रहे हैं, इतना लोग शुरू हो जाते हैं। तो इस कदर मतलब लोगों में, और खास करके हम जो यूथ को देखते हैं ट्विटर पे, चूंकि हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो हम देखते हैं वहां पे कि यूथ में जो है मतलब टाइगर जयराम महतो को लेके गजब का क्रेज है जो हम लोग देख पा रहे हैं। मैम दरअसल बात है ना, वो टूटे हुए यूथ है, राजनीतिक गलियारों में बेचारे छले गए हैं, बहुत धोखा हुआ है उनके साथ। ये जमीनें उनकी, और वे दुबई में काम करते हैं, मामूली रकम मिलता है, महीने में 45 दिन में उनकी डेड बॉडी घर आती है। उस डेड बॉडी को बड़ी करीब से देखते हैं, एग्जाम कैंसिल होता है उसको भी बड़ी करीब से देखते हैं, और उनके हिस्से की नौकरी बाकी राज्यों के लड़के लेके चले जाते हैं। इस चीज को बड़ी करीब से यूथ ने देखा है, तो वो टूटे हुए यूथ हैं। मानते हैं मेरे समर्थक थोड़े एग्रेसिव हैं, लेकिन सिस्टम के मारे हुए हैं, उन्होंने देखा है सिस्टम को, इसीलिए आज मुझसे अपेक्षा रखे हैं, मुझसे उम्मीद की है। इसीलिए मैं दोधारी तलवार, बार बार कहता हूं, मैं दोधारी तलवार पे खड़ा हूं। उबाल है, अभी जोश और उबाल है, और ठगी के जो शिकार हुए हैं, नहीं है, शिकार हुए हैं मैम, बड़ा तकलीफ होता है। खनिज संपदा देने वाला राज्य, वहां के नौजवान आज दुबई में काम करते हैं, फंस जाते हैं मैम। जब वहां से फोन करते हैं कि हम फंस गए हैं भाई, बाथरूम का पानी पी रहे हैं, पीड़ा होती है। क्या कमी है हमारे राज्य में? बस एक चीज की कमी है, नेताओं की नीयत में। जिस दिन नेता को अपने जनताओं में अपने बच्चे जैसा चीज दिखने को लगेगा, जिस दिन उनको जनता ही परिवार दिखेगा, ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। अब बताइए ना, ईडी जब छापा मारती है तो 1,000 करोड़ तो मिल जाता है, 1,000 करोड़ तो ईडी को मिलता है। अगर हम और आप छापा मारने जाएंगे ना मैडम, कसम से 5,000 करोड़ मिलेगा। 5,000 करोड़ को अगर हम लोग बांटते हैं तो कितने लोगों तक जाएगा सोचिए तो। ठीक है, नेताजी अगर कॉलेज ही बनाते हैं तो निःशुल्क कॉलेज बनाइए ना, इतना पैसा क्या कीजिएगा, कम दाम का बनाइए ना। अस्पताल की फैसिलिटी दे रहे हैं तो बेहतर दीजिए ना, या फिर लोगों को इन्वेस्ट कीजिए ना जिससे रोजगार सृजन हो। 5,000 करोड़, चलिए 10% को हम ईमानदार मानते हैं, उनको बगल कर देते हैं, बाकी लोगों के पास एवरेज 5,000 करोड़ जमीन मैंने पैसा मिलेगा। आज हमारे पास गांव में एवरेज 3 एकड़ जमीन एक किसान की है, और नेताजी के पास 100 एकड़ है। तो इस सिस्टम से मारे हुए लड़के हैं। मैं मानता हूं उनमें एग्रेसिव नेचर है, लेकिन इस सिस्टम से सताए हुए हैं, और ये धूर्त नेताओं के सताए लोग हैं। और देखिए, एग्रेशन नहीं होगा तो यूथ भी नहीं है। हम मानते हैं एग्रेशन में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन हो, इस बात के लिए हम बार बार अपील करते हैं। उतना तो छोड़िए यार, ये दूसरों को छोड़िए, हमको नुकसान हुआ उसके उनके एग्रेशन से। 2 केस खाए हैं, हम बोले कि यार तुम लोग चले जाओ चले जाओ चले जाओ, नहीं जाएंगे, रैली में रहेंगे ही। हम अपना पैसा से तेल भर के आए हैं, हम नहीं सुनेंगे आपका, जब तक आप नहीं जाएंगे हम लोग नहीं जाएंगे। एक केस मिला। 2-3 युवा चेहरे थे, एक झारखंड के जयराम महतो, एक राजस्थान में रविंद्र भाटी। गजब का क्रेज रहा यूथ में। झारखंड में तो खास करके हम लोग देखते ही रहते हैं कि लोग जो यूथ है खास करके, वो ये जात पात पे नहीं जाते कि भैया हम ये जात हैं तो इसलिए हम जयराम का सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी कास्ट के यूथ के बीच में जयराम का क्रेज है, और हमारी भी ये उम्मीद होगी जयराम से कि इस जो टाइगर की जो दहाड़ है वो कम नहीं होगी। विधानसभा में भी हमारी भी यही कोशिश होगी। शुक्रिया जयराम जी हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ खास मेहमान को सुन रहे थे आप, जयराम जी, जिन्हें बहुत दिनों से हमारे पास ये आ रहा था कि मैम आप जयराम जी का इंटरव्यू करें, उनकी बातों को लेकर आए हमारे सामने।
तो लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। जयराम जी ने जो तमाम बातें रखी वो आपके सामने है। विधानसभा चुनाव में जयराम जी आ रहे हैं और इन्होंने जितना अच्छा परफॉर्म किया है तो हमारी शुभकामनाएं जयराम जी के साथ हैं। फिर मिलेंगे विधानसभा चुनाव में, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो तथ्यात्मक लगा और वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। शुक्रिया।